हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबों का अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की साइंस बुक लेसन 2 भोजन में क्या क्या आता है। बच्चों, अध्याय शुरू करने से पहले आप सबों को यह बताना चाहता हूं कि यह चैनल बिल्कुल मुफ्त है और इस चैनल को शुरू करने का हमारा मकसद बिहार के सरकारी विद्यालय के पढ़ने वाले उन बच्चों तक शिक्षा की ज्योति को पहुँचाना है जो सुदूर गाँव देहात में रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, नेट है, पर विषयवार शिक्षक की कमी है और वो अपना समय मोबाइल पर गेम खेलकर या फिल्म देखकर व्यतीत करते हैं। शहर के बच्चों की तरह मोबाइल से पढ़ना तो चाहते हैं पर कंटेंट्स उपलब्ध नहीं है या महंगे ऐप का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और हाँ, यह ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चे ही इसे देख सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के हों, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको इसको देखने से फ़ायदा ही मिलेगा। तो अध्याय 2 है भोजन में क्या क्या आता है। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम लोग याद करें, पिछली अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, सभी को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो इस भोजन से हमें क्या मिलता है, इसी के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हम भोजन करते हैं वह खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं, जिसे हम पोषक तत्व अथवा न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में फाइबर तथा जल भी शामिल होता है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। अब सवाल है कि विभिन्न पोषक तत्व के स्रोत क्या हैं? अगर हमें इन पोषक तत्वों की ज़रूरत है तो हम इसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के जो कुछ स्रोत हैं वह है चावल, गेहूँ, आलू, गन्ना, आम आदि। वसा के कुछ स्रोत हैं सरसों तेल, नारियल तेल, मूंगफली तेल, घी आदि। प्रोटीन के स्रोत हैं पनीर, अंडा, मछली, दूध, सोयाबीन आदि। विटामिन के स्रोत हैं संतरा, नींबू, दूध, गाजर, मछली आदि। अब हम लोग देखते हैं कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो बच्चों, जिस आहार में पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, न ज़्यादा और न बहुत कम, जिसमें फाइबर तथा जल भी शामिल है, उस आहार को हम लोग संतुलित आहार अथवा बैलेंस डाइट कहते हैं। जिन बच्चों को संतुलित भोजन लंबे समय तक नहीं मिल पाता है, उन्हें मरासमस रोग अथवा सूखा रोग हो जाता है। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते हैं, तब इस स्थिति को कुपोषण अथवा माल न्यूट्रिशन कहते हैं। यह बच्चा कुपोषण का शिकार है। भोजन में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम मिलने से बच्चा काफ़ी कमज़ोर व दुबला पतला हो जाता है। छाती में पसलियों की हड्डियां दिखाई देने लगती हैं। बच्चे में वृद्धि रुक जाती है, पेट फूला हुआ दिखाई देता है और बच्चे को क्वाशिरकर नामक रोग हो जाता है। यह बच्चा जिसे क्वाशिरकर रोग हो गया है, देख करके ही आप पहचान सकते हैं कि इसको लंबे समय तक जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नहीं मिला है। अब है अभावजन्य रोग। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उससे जुड़े विशिष्ट रोग हो जाते हैं।
जैसे अगर लंबे समय तक हमें विटामिन ए न मिले तो हमें रतौंधी रोग हो जाती है, जिसके लक्षण है कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। विटामिन बी की अगर लंबे समय तक हमारे भोजन में कमी हो जाए तो बेरी बेरी रोग होता है। इसके लक्षण है दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी की लंबे समय तक अगर हमारे भोजन में कमी हो जाए तो हमें स्कर्वी रोग हो जाता है और इसके लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। अगर विटामिन डी की हमारे भोजन में लंबे समय तक कमी हो जाए तो हमें रिकेटस रोग हो जाता है और उसका लक्षण है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम का अगर हमारे भोजन में लंबे समय तक कमी हो जाए तो हमें अस्थि एवं दंत क्षय रोग हो जाता है और इसके लक्षण है कमजोर अस्थियां, दंत का क्षय। आयोडीन की कमी अगर लंबे समय तक हमारे भोजन में हो जाए तो हमें घेघा रोग हो जाता है और इसके लक्षण है गले की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता। अगर लौह तत्व की कमी हमारे भोजन में लंबे समय तक हो जाए तो इससे अल्प रक्तता रोग हो जाता है, जिसे हम अनीमिया कहते हैं और इसका लक्षण है कमजोरी और रक्त की कमी। अब हम लोग देखते हैं कि भोजन में मंड, जिसे कि स्टार्च कहते हैं, उसको जांच कैसे करें, उसके जांच करने की विधि क्या है। तो सबसे पहले हम अपने खाद्य सामग्री की अल्प मात्रा लेते हैं और उसमें आयोडीन के तनु घोल की कुछ बूंदें डालते हैं। थोड़ी देर में घोल का रंग नीला या काला हो जाता है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है अथवा स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। भोजन में प्रोटीन की जांच करने की विधि। सबसे पहले हम अपने खाद्य सामग्री की अल्प मात्रा लेते हैं, उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाकर परखनली में डालते हैं। अब परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का घोल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को छोड़ देते हैं। थोड़ी देर में परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है। यह बैंगनी रंग भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। भोजन में वसा अथवा फैट की जांच करने की विधि। सबसे पहले खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। अब कागज को थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। कागज के सूखने के बाद भी अगर कागज पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं और धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है तो कागज पर यह धब्बा खाद्य पदार्थ में फैट अथवा वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।